नाजरीन, जैसा कि हमने पिछली किस्त में देखा था कि यारूकी और सलाहुद्दीन के दरमियान बकरास पर हमला करने के हवाले से कशीदगी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यारूकी किले पर हमला न करने का मलबा सलाहुद्दीन पर डाल देता है। इसके बरक्स वहीं मौजूद मौदूद सलाहुद्दीन को नेक तमन्नाओं के साथ मिस्र की तरफ रुखसत करता है। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय किले के कमांडर को जिंदान में डालने और दूसरे कमांडर को इख्तियारात संभालने का हुक्म दे देता है। वहाँ काहिरा में शहवार जोहर को अपने मंसूबे के बारे में आगाह करता है कि सलाहुद्दीन को अपने साथियों समेत भरी हुई जेबों के साथ आने दो, मिस्री लोग उस सोने के बारे में सुनेंगे और बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा, और इस सब के बारे में अपने बेटे कामिल को बेखबर रखने की हिदायत करता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन काहिरा की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में कुएं से पानी पीने के लिए रुकते हैं तो बालिन उनके पास आकर शक करने की वजह से माजरत करता है। सलाहुद्दीन उससे उसके भाई कॉन्टिक की ताज़ियत करने के बाद उसके अगले इक़दाम के बारे में पूछता है। बालिन इसी बात पर कायम रहता है कि वो अपने भाई की कब्र पर ज़ारत के बाद पेरिस चला जाएगा। सलाहुद्दीन और बालिन एक दूसरे को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। बालिन जाते हुए लतीफ़ को अपने दिल में उसके भाई के लिए मौजूद एहसास जुर्म के बारे में आगाह करते हुए उससे दूर चला जाता है। लॉर्ड गाय और लॉर्ड जॉन कुद्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। लॉर्ड जॉन कमांडर को जिंदान में बंद करने और अपने पीछे किले में आने पर खफगी का इजहार करता है, जिस पर लॉर्ड गाय उसे बादशाह मार्ले का नाम लेकर जैसे धमकाने की कोशिश करता है। सलाहुद्दीन शमसा समेत दूसरे साथियों के साथ काहिरा की तरफ बढ़ते नजर आते हैं कि अचानक शमसा का घोड़ा रुक जाता है, जिस पर सलाहुद्दीन घोड़े से उतरने और उसे थोड़ा आराम देने की तजवीज करता है। दूसरी तरफ कारातीगन मुसव्विर को डांटता नजर आता है। वो मुसव्विर को एक मुज़हिका खेज तस्वीर बनाने के बजाय एक खूबसूरत बहादुर नौजवान की तस्वीर बनाने को कहता है। करातीगन मुसव्विर को अनदेखी चीजें तस्वीर पर उतारने पर मजबूर कर रहा होता है कि वहां से उर्फा गुजरता है। करातीगन को उर्फा से ये जानकर हैरत होती है कि सलाहुद्दीन काहिरा में मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब सहरा में आराम करते हुए सलाहुद्दीन शमसा से उसके अगले कदम के बारे में पूछते हैं तो वो एक लड़की लैला का जिक्र करती हैं, जिससे वो कुद्स में अपनी माँ की तलाश के लिए निकलने से कबल एक बार मिलना चाहती हैं, क्योंकि वो उसके लिए दूसरे शहरों से खबरें इकट्ठी करती है। सलाहुद्दीन भी उस लड़की लैला से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम शाम का मंजर देखते हैं, जहां सुल्तान इस्फहानी से नाराजगी की हालत में शिकवा करते हैं कि हमने बादशाह अमारले को शिकस्त देने के बजाय उसके हाथ क्यों मजबूत कर दिए। वहां मदूद और यारूकी भी पहुंच जाते हैं, जिनसे सुल्तान कदरे तर्श लहजे में तफ्तीश शुरू करते हैं कि आप लोग फतह का झंडा लहराए बगैर वापस कैसे आ सकते हैं। जैसे ही मंजर तब्दील होता है, हम कुद्स में विलियम को बादशाह अमारले के साथ देखते हैं, जो उससे जातिलियून के बारे में पूछ रहा होता है। बादशाह अमारले जातिलियून के पहले तासुर से मुतमईन नजर आते हैं, मगर वो उसकी तरफ से किसी भी चाल से मोहतात हैं और उनका कहना है कि जब तक जॉन वापस नहीं आ जाते कोई फैसला नहीं किया जा सकता। एक मंजर में हमें शहजादा बैल्डविन तीरंदाजी करते हुए अपनी बहन को लॉर्ड गाय की बहादुरी और महारत के किस्से सुनाने नजर आते हैं कि वहीं पर लॉर्ड जॉन और लॉर्ड गाय पहुंच जाते हैं। सबीला लॉर्ड जॉन से बात करना चाहती हैं, मगर लॉर्ड गाय माजरत ख्वान अंदाज में उसे आगाह करता है कि हमें फौरी तौर पर बादशाह मार्ले से बात करने जाना होगा, और लॉर्ड जॉन उसकी तायद करते हुए पीछे चल पड़ता है। शाम में हमें माहौल कुछ गर्म मिलता है जब मौदूद सुल्तान को बकरास पर हमला ना कर पाने की वजह बता रहे होते हैं। उसी वक्त यारूकी सलाहुद्दीन का जिक्र कुछ नाखुशगवार अल्फाज में करते हैं कि सलाहुद्दीन हमारी रियासत को कमजोर करने वाले इक़दामात पहले भी कर चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है कि वो किले में गैर मजहबी साथियों के हमरा सोना चुराते हुए पाए गए, जिसकी वजह से हम बर वक्त हमला ना कर सके। उनकी बात सुनकर सुल्तान हैरान और परेशान नजर आते हैं। कुद्स में लॉर्ड जॉन बादशाह अमारले के सामने पेश होते हैं। बादशाह अमारले लॉर्ड जॉन से सख्त नाराज लगते हैं और वो उनकी की हुई हरकत पर यकीन करने को तैयार नहीं होते। लॉर्ड जॉन कहता है कि मेरा मकसद आपको खफा करना नहीं था, बल्कि मैं एक मरते हुए दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। बादशाह अमारले इसकी ये बात सुनकर भी खुश नहीं होते। दूसरी जानब शाम में सुल्तान के दरबार में मौजूद मामले को संभालने की कोशिश करते हैं और सुल्तान से कहते हैं कि ये कहना मुनासिब नहीं कि सलाहुद्दीन को इस हमले के बारे में पहले से खबर थी। इस्फहानी भी सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी में उसका दिफा करते हुए सुल्तान से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सलाहुद्दीन की ज़बानी भी मामले की नौयत को जानना चाहिए, जिस पर यारूकी भड़क उठता है और कहता है उसकी गलती नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। सुल्तान सबको खामोश कराते हुए शीरकू और सलाहुद्दीन के नाम पैगाम भेजते हैं।
जबकि दूसरी जानिब कुद्स में मौजूद बादशाह अमारले लॉर्ड जॉन की गई हमाकत को माफ़ न करने पर तुल जाते हैं। बकरास के मालियाती निज़ाम के राज फाश करने और सोना मुसलमानों के हवाले करने पर वो उससे उसके साथियों के बारे में पूछते हैं। लॉर्ड जॉन उनके बारे में बस यही जानता है कि वो सादा लोग थे जिन्हें रास्तों का इल्म था। बादशाह अमारले कोई भी फैसला करने तक लॉर्ड जॉन को जिंदान में बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ हम काहिरा में सलाहुद्दीन को शिरकू के साथ देखते हैं, जो सुल्तान के गजब से पनाह मांग रहा होता है। लेकिन सलाहुद्दीन मुतमईन नजर आते हैं कि सुल्तान को वो अपनी बात समझा देंगे। सलाहुद्दीन जल्द अज जल्द सोना मालिकों के हवाले करने के बाद शाम जाना चाहते हैं। शिरकू उसको एक नए खड़े होने वाले फितने के बारे में आगाह करता है कि शाहवार ने मिस्री लोगों से सोना लिया है और वो उनको हमारे खिलाफ बदजन करने की कोशिश कर रहा है कि ये सोना जंगी जब्त करना चाहते हैं। शिरकू को इस सूरत हाल से निमटने के लिए वक्त दरकार होता है और वो सलाहुद्दीन को इस सारे मामले के बारे में सुल्तान से वजाहत करने की भी ताकीद करता है। मंजर बदलता है और हमें वजीर शाहवार के दरबार में काजी फाजिल और जौहर नजर आते हैं। काजी फाजिल शाहवार को आवाम की तरफ से वसूल होने वाली शिकायतों का पलंदा दिखाते हैं, जो कि उसकी भारी भरकम महसूलात की वजह से उस तक पहुंचे होते हैं। जौहर काजी फाजिल को कायल करने की कोशिश करता है कि ये वाहिद रास्ता है जंगियों को सोना देने का, जिस पर काजी फाजिल उन्हें ये जुल्म करने की बजाय सिकंदरियों से तवील कर्ज लेने और सुल्तान से कर्ज अदा करने के लिए मोहलत मांगने की तजवीज़ पेश करता है, जिसे शाहवार फौरन रद्द कर देता है। उसी दौरान फौज का कमांडर महमूद अंदर आता है और शाहवार से कहता है, एक तरफ आप मिस्री लोगों से नाजायज़ महसूलात वसूल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जंगी ऐबलन के मुसलमानों को सोना दे रहे हैं। काजी फाजिल कमांडर और उसके हमरा मौजूद सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सोना उनकी अमानत है, लेकिन कमांडर काजी फाजिल को भी इस साजिश का हिस्सा करार देता है। इस पर शहवार आपे से बाहर हो जाता है और कमांडर को वहां से दफा हो जाने का हुक्म देता है, जिस पर कमांडर को अपनी 40 साला खिदमत का ये सिला मिलने पर इंतहाई अफसोस होता है। शहवार वो शिकायत काजी फाजिल को वापस करते हुए उसे कहता है, जंगी मेरी अवाम को मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं और तुम मुझे नूरुद्दीन से भीख मांगने का कह रहे हो। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मिस्र में चलते जा रहे होते हैं जब एचसी सलाहुद्दीन को सोना लतीफ को देने के हवाले से आगाह करता है। चलते चलते वो एक तकरीब में पहुंचते हैं जहां शमसा भी अपने साथियों के साथ मौजूद होती है। सलाहुद्दीन शमसा के पास बैठते हुए कहता है कि कुद्स जैसी पाक सरजमीन और मस्जिद अक्सा को मेरा सलाम कहना और कहना कि हम जल्द एक होंगे। शमसा सलाहुद्दीन की एक होने वाली बात सुनकर परेशान हो जाती है जब वो उसे वजाहत करता है कि जो हमारा है हम उसे लेकर रहेंगे। उसी दौरान तकरीब में मौजूद गुलकार जंगियों की तारीफ में कसीदा पढ़ना शुरू कर देता है और वो सब खुश हो जाते हैं और अचानक एक तीर गुलकार के गले में आकर लगता है और अफरा तफरी फैल जाती है। सलाहुद्दीन तीर के साथ लगी हुई चिट्ठी पर लिखा पैगाम पढ़ते हैं और ये सब दूर छुपा हुआ एक काले चोगे में मलबूस शख्स देख रहा होता है। चिट्ठी पर लिखा होता है, ना ही जंगी टोपियां और ना ही सलेबी जूते, और वो शख्स वहां से फरार होता नजर आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल अक़सात देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।